हेलो 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 मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आप सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। प्यारे भाइयों, मैं आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना जी स्टडी पॉइंट पर डेली करंट अफेयर्स रोज की तरह आज भी 12 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए दोस्तों, अपन अपनी करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। 12 अगस्त की करंट अफेयर्स समसामयिक घटनाओं के बारे में जानते हैं। प्यारे साथियों, अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन लॉन्च की गई है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट एसी लोकल ट्रेन हैज बीन लॉन्च? किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन लॉन्च की गई है? ठीक है ना। तो ये कहाँ पे की गई है? वेस्ट बंगाल। कहाँ पे की गई है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जो ईस्टर्न रेलवे के तहत आता है। ईस्टर्न रेलवे के तहत आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आगे जानकारी करते हैं कि पूर्वी भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन 10 अगस्त 2025 को पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। ये ट्रेन सियालदा और रानाघाट के बीच चलेगी। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? सियालदा और रानाघाट के बीच चलेगी। एसी ट्रेन, पहली लोकल एसी ट्रेन जो सिटी सिटी में चलेगी या वहाँ की लोकल ट्रेन होगी। कहाँ पे लॉन्च की है एसी लोकल ट्रेन? पश्चिम बंगाल में लॉन्च की है, सियालदा से रानाघाट तक चलेगी। आगे चलते हैं। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र है, जिसमें 7 इंजन है। ठीक है दोस्तों। और जम्मू में पहली मालगाड़ी अनंतनाग में पहुंची है। कश्मीर में पहली मालगाड़ी अनंतनाग स्टेशन पर पहुंची है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को निद्रा रोग से मुक्त कर दिया गया है? WHO WHO ने कौन से देश को निद्रा रोग से मुक्त कर दिया गया है? तो केन्या को WHO ने निद्रा रोग से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया है। कौन से देश को मुक्त किया है? WHO ने केन्या को किया है। और ये कौन से नंबर का देश बन गया? 10वां देश हो गया ये कौन सा देश हो गया? 10वां देश हो गया। ठीक है ना, निद्रा रोग से मुक्त होने वाला। इसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं कि WHO ने हाल ही में केन्या को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में स्लीपिंग सिकनेस ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियसिस या HAT से मुक्त घोषित किया गया है। ये इसकी बीमारी का नाम है। जो निद्रा रोग है ना, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियसिस। किसके द्वारा होता है ये? ट्रिप्नोसोमियसिस। यह इस उपलब्धि तक पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा 10वां देश बन गया है? उप सहारा अफ्रीका में तसे तसे मक्खी द्वारा फैलने वाला एक परजीवी रोग है। निद्रा रोग कैसा रोग है? एक परजीवी रोग है, दूसरे जीव से फैलता है। दूसरे जीव में, एक जीव से दूसरे जीव में परजीवी रोग है। और कौन सी किससे फैलता है? ये तसे तसे मक्खी से। किससे? तसे तसे मक्खी से फैलता है। तसे तसे मक्खी से ये रोग फैलता है। ठीक है ना। तो WHO संगठन ने कौन से देश को निद्रा रोग मुक्त कर दिया? केन्या को। आगे चलते हैं। इस WHO की हिस्ट्री बायोडाटा पढ़ते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इसका नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO की स्थापना कब? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। अध्यक्ष कौन है? WHO के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस अधोनोम घेब्रेयेसस है। डॉक्टर टेड्रोस है। WHO के अनुसार WHO के 90वें महानिदेशक है। ये कौन से नंबर के महानिदेशक है? 90 नंबर के महानिदेशक है। और 1 जुलाई 2017 से पद पे बने हुए हैं। भारत WHO के संविधान पर 12 जनवरी 1948 को हस्ताक्षर करके इसका सदस्य बना था। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस है। WHO के 90वें अध्यक्ष टेड्रोस 2017 से पद पर बने हुए हैं। और WHO में भारत कब शामिल हुआ? WHO में भारत कब शामिल हुआ? तो 12 जनवरी 1948 को WHO में भारत शामिल हुआ। भारत WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का एकमात्र सदस्य है। एक सदस्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीरो मासा उराकावा किस खेल से संबंधित थे जिनका निधन 28 वर्ष की आयु में हो गया है? हीरो मासा उराकावा किस खेल से संबंधित थे जिनका निधन 28 वर्ष की उम्र में हो गया है? तो हीरो मासा ये कौन थे? हीरो मासा उराकावा जापान के थे। और जापान में एक बहुत ही बड़ा शोक फैला हुआ है प्रेजेंट में कि जो गेम हो रहा था और गेम में क्या हो गए? दो आदमी
बुरी तरह चोटिल हो गए। चोटिल होने के बाद दोनों की ही मौत हो गई। तो जापानी बॉक्सिंग की दुनिया में इन दिनों गहरे सदमे में है। महज कुछ दिनों के भीतर एक ही इवेंट में हिस्सा लेने वाले दो पेशेवर मुक्केबाजों की क्या हो गई, मौत हो गई। तो खेल जगत को हिला दिया। 28 साल के शिगेतोशी कोतारी, एक तो कौन सा शिगेतोशी कोतारी, और एक कौन है शिगेतेशी कोतारी, और और एक है हिरोमासा उराकावा। शिगेतेशी कोतावी और हिरोमासा उगातावा ने 2 अगस्त को टोक्यो के कैराकुएन हॉल में अलग अलग मुकाबलों में हिस्सा लिया। मुकाबले के दौरान दोनों को गंभीर चोटें आ गई, जिनके चलते उन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी। शिगेतेशी कोतारी और उराकावा, हिरोमासा उराकावा, ये दोनों किस खेल से संबंधित है, ये दोस्तों मुक्केबाज है, बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है ना। और क्या हो गए, दोनों मर गए, मतलब दोनों का निधन हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। शिगेतोशी कोतारी की यामातो हटा के साथ मुकाबले के दौरान सभी लगी चोटों के कारण पिछले शुक्रवार 8 अगस्त 2025 को मृत्यु हो गई थी। शिगेतोशी कोतारी है, उसका मुकाबला किससे था, यामातो हाटा के साथ था। शिगेतोशी कोतारी का मुकाबला यामातो हाटा के साथ था और 8 अगस्त को उसकी मौत हो गई। और शिगेतोशी कोतारी की मौत के अगले दिन ही हिरोमासा उराकावा की शनिवार को मौत हो गई। फेदरवेट वर्ग के 8वें राउंड में हिरोमासा उराकावा और योगी सैतो के बीच नॉकआउट मुकाबला हुआ था और इस नॉकआउट मुकाबला में गंभीर चोटें आ गई, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है दोस्तों। ये जरूर याद रखना, शिगेतोशी कोतारी और हिरोमासा उराकावा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, मुक्केबाजी से संबंधित है, वो दोनों की मृत्यु हो गई है। शिगेतोशी कोतारी का तो इससे था, यामातो हाटा से मैच था, और हिरोमासा उराकावा का योगी सैतो के बीच मैच था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है। किस राज्य में भारत की सबसे लंबे रूट वाली एक्सप्रेस ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, कौन सी, वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत, और सबसे लंबे रूट वाली की गई है। पहले छोटे रूटों पे चलती थी, अब ये लंबे रूट वाली घोषणा कर दी गई है। तो देखिए, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। अंजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी है, अंजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। अंजनी महाराष्ट्र के अंजनी से पुणे को जाने वाली 881 किलोमीटर की दूरी है और 12 घंटे में तय करेगी। सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन महाराष्ट्र के अंजनी नागपुर से पुणे के बीच चलेगी और ये ट्रेन 881 किलोमीटर की दूरी मात्र 12 घंटे में तय करेगी। कौन सी ट्रेन है, अंजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस, कौन सी, अंजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस महाराष्ट्र राज्य में घोषित की गई है, जो लंबे रूट पर चलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक उद्घाटन किया गया है। निम्न में से किस शहर में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। पशु सेल बायो बैंक क्या है, देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने NIAB हैदराबाद में भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। उन्होंने NIAB के नए छात्रावास ब्लॉक तथा टाइप 4 क्वार्टरों की आधारशिला भी रखी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 19.98 करोड़ की कुल लागत से अनुमोदित किया गया। यह बुनियादी ढांचा अनुसंधान विद्वानों, संकाय और कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करेगा, जिससे एक जीवन शैक्षणिक नवाचार परिस्थिति का तंत्र को बढ़ावा देगा। कहने का मतलब है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की है, पशु मतलब जंतुओं के लिए क्या, अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक, अत्याधुनिक स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला की स्थापना हैदराबाद में की गई है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। इसके बारे में मंत्री जी ने निदान को मजबूत करने और रोगाणुरोधी प्रतिरोध का मुकाबला करने के लिए 5 सफल पशु चिकित्सा प्रौद्योगिकियों का भी विमोचन किया है। मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी के भविष्य की परिकल्पना की सराहना की, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी बायो 3 नीति को लागू करने में सक्षम बनाया, जिसे भारत का इस क्षेत्र में शुरुआती पहल करने का लाभ मिला। तो बाकी तो बायोगैस से संबंधित है, ठीक है ना। तो निम्न में से किस शहर में भारत के पहले पशु स्टेम सेल कहाँ किया गया है, हैदराबाद में किया गया। किसके द्वारा किया गया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। डॉक्टर जितेंद्र
सिंह द्वारा किया गया। और ये क्या है, पशुओं को अत्याधुनिक तकनीकी से उनका क्या करना, इलाज करना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बन गई है। पहली विविध गैर बैंकिंग कंपनी, जो बैंक नहीं है और वो वित्तीय कंपनी है। वित्तीय कंपनी जैसे कि लोन देने वाली फाइनेंसिंग कंपनी है, पैसों की कंपनी है, जो गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनी बन गई है। 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली, 1 लाख करोड़ का कारोबार करने वाली। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या है, देखिए इसके अंदर क्या है कि ये तो शुरुआत तो क्या है कि ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होती क्या है। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्या होती है, जो कृषि को छोड़कर लोन देती है। इसका मतलब देखिए, समझ लेते हैं। देखिए आरबीआई की एक परिभाषा है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी किसे कहते हैं। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार अंतर्गत पंजीकृत है और जो ऋण और अग्रिम देने में, जैसे शेयर स्टॉक के लिए ऋण दे देती है, सरकार प्राधिकरण के लिए ऋण दे देती है, मतलब पट्टे देने पर ऋण दे देती है, किराया खरीद हायर परचेज के लिए ऋण देती है, बीमा करती है, चिट संबंधी कारोबार में लगी हो, किंतु वो क्या नहीं करती, वो कृषि का कार्य, ओनली केवल कृषि का कार्य ना हो उसका मूल काम, औद्योगिक गतिविधियां, किसी वस्तु की खरीद बिक्री अथवा कोई सेवा प्रदान करना, खरीद बिक्री का निर्माण है, इन सब में जो काम करती है वो कहती है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होती है। और 1 लाख करोड़ का टर्नओवर, मतलब 1 लाख करोड़ तक की बनने वाली गैर वित्तीय कंपनी बन गई है वो। कौन सी कंपनी है, उसका नाम क्या है, केरल राज्य वित्तीय उद्यम, केरल राज्य वित्तीय उद्यम, केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है, जो 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। पीएम ई ड्राइव योजना ये कब स्टार्ट की गई थी, मार्च 2024 में स्टार्ट की गई थी और 2026 तक के लिए थी। लेकिन ये किसके लिए है, टू इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। किसके लिए है ये, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पीएम ई ड्राइव योजना घोषणा की जाती है मार्च 2024 में 2026 तक के लिए। इसके खरीदारी पे, मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, प्रदूषण को कम करना, यही इसकी मुख्य थी। लेकिन अब इसको क्या कर दिया, 2028 तक एक्सटेंड कर दिया। कब तक एक्सटेंड कर दिया दोस्तों, 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया। इस विस्तार में दोपहिया वाहन, त्रिपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी शामिल है। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और तेजी लाने और ईवी निर्माण परिस्थितियों तंत्र को मजबूत करना ही था। पीएम ई ड्राइव स्कीम को 1 अक्टूबर 2024, सॉरी मार्च में नहीं, 1 अक्टूबर को की गई थी। तब की गई थी, अक्टूबर 2024 में इसकी स्थापना की गई थी। अक्टूबर 2024 में, मार्च नहीं अक्टूबर लिखो यहाँ पे, क्या है अक्टूबर, अक्टूबर 2024 में इसकी घोषणा की गई थी, शुरू की गई थी इसको। इसका मकसद देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना था। अक्टूबर 2024 में पीएम ई ड्राइव योजना की घोषणा की गई थी और इसका मकसद देश में गाड़ी, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना था। तो इसकी 2026 तक के लिए थी, तो इसको 2 साल तक बढ़ा दिया है सरकार ने। ठीक है दोस्तों, कब की गई थी इसकी घोषणा, अक्टूबर 2024 में की गई थी। कब की गई थी, अक्टूबर 2024 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अम्मा सम्मान दिवस के रूप अवसर पर नारी अदालत की शुरुआत की गई है। कौन से अवसर पर, अम्मा सम्मान दिवस पर भारत की पहली नारी अदालत कहाँ शुरू की गई है। तो देखिए, ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हों चाहे अर्ध शहरी क्षेत्र की महिलाएं हों, उनको न्याय दिलाने के लिए प्रेम सिंह तवांग जी ने, जो क्या है मुख्यमंत्री है वहाँ के, कहाँ के, जहाँ पर ये नारी अदालत स्टार्ट की गई है अम्मा सम्मान दिवस के दिन। अम्मा सम्मान योजना भी कहीं की है, वहीं की है। और प्रेम सिंह तवांग ने इसकी घोषणा की नारी अदालत की। ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है, सिक्किम में। प्रेम सिंह तवांग कहाँ के मुख्यमंत्री है दोस्तों, सिक्किम के हैं। तो नारी अदालत की घोषणा अम्मा सम्मान दिवस पर कहाँ की गई है, सिक्किम में की गई है। अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की घोषणा सिक्किम में की गई है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सिक्किम की माओं के लिए सरकार ने बड़ी स्कीम शुरू की है, जो कि महिलाएं माँ है, जो भी महिलाएं क्या है, माँ है,
जो भी महिलाएं माँ बन चुकी है और उनके पास में नौकरी नहीं है, नॉन वर्किंग है, उन्हें हर साल सरकार 40,000 रुपये देगी। स्कीम के मुताबिक ये पैसे 2 चरणों में दिए जाएंगे। तो अम्मा सम्मान जो स्कीम है, अम्मा सम्मान स्कीम है, वो क्या है? अम्मा सम्मान स्कीम जो नॉन वर्किंग महिलाएं हैं, नॉन वर्किंग महिलाएं हैं और वो माताएं बन चुकी, शादी हो गई उनकी, माताएं बन गई, नॉन वर्किंग है, कोई काम नहीं है, उनको 40,000 रुपये साल के क्या देगी? सिक्किम की सरकार देगी। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग जी देंगे। पहले चरण में 20,000 रुपये दिए जाएंगे और बाकी दूसरे चरण में 20,000 दिए जाएंगे। इसके अलावा हर पात्र महिला को गर्म पानी की एक बोतल भी दी जाएगी। राज्य सरकार इस कार्यक्रम में कुल 128 करोड़ रुपए का खर्चा करेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अम्मा सम्मान योजना के तहत सिक्किम की सरकार कितना बजट का खर्चा करेगी? 128 करोड़ रुपए का खर्चा करेगी। गर्म पानी की बोतल दी जाएगी। 40,000 रुपये महिलाओं को 1 साल के दिए जाएंगे अम्मा सम्मान योजना में। ठीक है ना? किसको दिए जाएंगे? जो माता बन चुकी और उसके पास में कोई काम नहीं है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार तमांग ने कहा कि नारी अदालत शुरू करने की घोषणा की। इसमें नारी अदालत घोषणा शुरू की जाएगी। ठीक है ना? नारी अदालत की घोषणा की शुरुआत की गई सिक्किम में। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रोंगपो में पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किया। नारी अदालत महिलाओं द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित मंच है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से सिक्किम के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों को सुलभ और औपचारिक न्याय प्रदान करना है। पहला अम्मा सम्मान दिवस कहाँ हुआ? रोंगपो में हुआ था और वहाँ के सिक्किम के मुख्यमंत्री बने प्रेम सिंह तमांग है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अपना कि निम्न में से कौन बौद्धिक असक्षमता यानी कि बुद्धि की असक्षमता, बुद्धि की कम हो वाले छात्रों के लिए एक राज्यव्यापी मानकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पहले तो बौद्धिक असक्षमता जैसे कि मानसिक रूप से क्या हो? विकलांग हो, मानसिक रूप से क्या हो? दिव्यांग हो, मानसिक रूप से क्या हो? दिव्यांग हो, उनके लिए एक मानकीकृत पाठ्यक्रम राज्य के ऊपर व्यापी मानकीकृत पाठ्यक्रम की घोषणा की गई है। और ये कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में की गई है। ये कहाँ की गई है दोस्तों? महाराष्ट्र में की गई है। आगे चलते हैं इसके बारे में विस्तार से। महाराष्ट्र को बौद्धिक रूप से दिव्यांग या विकलांग छात्रों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक राज्यव्यापी मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। एक डिजाइन करके मतलब स्पेशल राज्य बन गया और भारत का पहला राज्य बन गया जो बौद्धिक रूप से जो मेंटली हैंडीकैप है उनके लिए एक राज्यव्यापी मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप एक संरचित शिक्षण वातावरण प्रदान करना है। इनमें शैक्षणिक, जीवन कौशल और सामाजिक विकास जैसे विभिन्न विषय शामिल किए गए हैं। ये पाठ्यक्रम महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी नामक योजना के तहत शुरू किया गया। किस योजना के तहत शुरू किया गया? एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए शिक्षा, विकलांगता के साथ बच्चों के लिए शिक्षा। ठीक है दोस्तों, दिव्यांगता के साथ बच्चों के लिए शिक्षा और मानकीकृत राज्यव्यापी मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करने वाला बौद्धिक असक्षमता के लिए कौन सा राज्य बन गया? भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों कि निम्न में से किसके द्वारा वाहिदा कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक किताब लिखी गई है? वाहिदा कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक किताब, वाहिदा कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक बुक किसके लिए लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है? तो पहले तो देखते हैं कि वाहिदा जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स है इसमें क्या क्या है। देखिए, वाहिदा कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक किताब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखी गई है। बात क्वेश्चन का आंसर है। तो यह पुस्तक संविधान के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालती है। किस पर? संविधान का महत्व क्या है, इसकी प्रासंगिकी क्या है। इसे पेंगुइन रेडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। पेंगुइन रेडम हाउस द्वारा इसके प्रकाशित किया गया यह पुस्तक, अब इसकी बात जानते हैं। यह पुस्तक संविधान के विभिन्न पहलुओं को कवर करती है, जैसे कि इसके महत्व को, नागरिकों के अधिकारों को, जिम्मेदारियों को और कानून के शासन को बनाए रखने में इसकी भूमिका। पुस्तक संविधान के आधार पर लिखी गई है और इसमें सभी को
ये क्या करती है, समायोजित करती है नागरिकों का क्या अधिकार है, क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके कानून क्या क्या लगते हैं, उनकी क्या भूमिका रहनी चाहिए। ये कानूनी पेशावरों और आम नागरिकों दोनों के लिए सुलभ भाषा में लिखी गई है। आम नागरिक भी पढ़ सकता है, कानून वाले भी पढ़ सकते हैं, और इसमें वास्तविक जीवन के उदाहरणों और ऐतिहासिक निर्णयों का उपयोग किया, क्योंकि वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हुए हैं डी वाई चंद्रचूड़ जी, ठीक है ना। तो उन्होंने अपना पूरा अनुभव इसमें लिखा है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है, डी वाई चंद्रचूड़ जी द्वारा, जो क्या थे, सीजीआई थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग का पदक जीतने वाले पहले भारतीय सर्फर बन गए। क्या, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, कहाँ पे हुआ है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में सर्फिंग, एशियाई सर्फिंग यानी तैरना, सर्फ की तरह चलना पानी में, ठीक है ना। सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाला पहला भारतीय सर्फर बन गया है, पहला भारतीय सर्फर बन गया है। तो देखिए सर्फिंग क्या है, इस पे इसको छोड़ दिए, रमेश बुद्धिहाल बन गया है एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाला पहला भारतीय, ठीक है। लेकिन ये कहाँ हुआ, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में रमेश बुद्धियाल ओपन पुरुष वर्ग में कांस्य पदक, कौन सा मेडल जीता है इसने, कांस्य पदक, ब्रोंज जीता है इसने, कौन सा जीता है, ब्रोंज जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कोरिया के कनोआ हिजाये ने 15.17 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है, जबकि इंडोनेशिया के पजार एरिया ने 14.54 अंकों के साथ रजत पदक जीता है। सर्फिंग जो क्या है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुई है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुई है। पहले नंबर पे कोरिया के कनोवा हिजाई, जबकि दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया के पजारी एरियान, और भारत के पहले जो तीसरे नंबर पे हैं कौन है, रमेश बुद्धियाल है। पदक दौर में पहुंचने वाले भारतीय भारतीय बुद्धियाल ने 12.60 अंकों के हासिल करके तीसरा स्थान रखा था। कितने अंक आए थे इसके, 12.60 अंक आए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, क्योंकि ये भारत का पहला सर्फिंग चैंपियनशिप का मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन 100% आएगा, टपकेगा मतलब, ये लगा लो। कौन है, रमेश बुद्धिहाल भारत के पहले सर्फिंग चैंपियनशिप है जो इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 12.60 अंकों के साथ। कितने अंकों के साथ जीता है, 12.60 अंकों के साथ जीता है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ये हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड का उद्घाटन किया गया है। कौन से नंबर के, 18वें नंबर के, फिजिक्स ओलंपियाड, कौन से, एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड, एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड, एस्ट्रोफिजिक्स 18वें एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपिक ओलंपिक एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड है ना, जिसका उद्घाटन किया गया है, और 18वें नंबर के हैं। अब आइए देखते हैं एक होते क्या है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय विज्ञान और खगोलीय भौतिकी ओलंपियाड आईओआई मुंबई भारत में आयोजित किया गया, आयोजन मुंबई में हुआ है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, कहाँ आयोजन हुआ है, ये मुंबई भारत में आयोजन हुआ है, ठीक है ना। 18वां एस्ट्रोफिजिक्स, भौतिकी फिजिक्स मतलब ओलंपियाड है, जिसका आयोजन मुंबई में हुआ है, भारत में हुआ है। अब इसमें क्या है, 300 स्टूडेंट है और 140 लीडर आए हैं। 300 तो क्या आए हैं, इसमें स्टूडेंट आए हैं प्लस 140 लीडर आए हैं, ठीक है ना। अब ये है क्या, इसकी ओपनिंग जियो वर्ल्ड कन्वेंशन होमी जहांगीर बाबा है, एटॉमिक होमी जहांगीर बाबा रिसर्च सेंटर है, उसके तहत 12 अगस्त को की गई थी। और क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ होगी इसकी, नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर में होगी, नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर में होगी। और इसके अध्यक्षता कौन करेंगे, इसरो के अध्यक्ष वी नारायण जी करेंगे। आगे देखते हैं, मुंबई में होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा यह आयोजन किया गया है। एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड किसके द्वारा आयोजन किया गया है, मुंबई में होमी भाभा जहांगीर सेंटर द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक प्रभाग है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण और होमी भाभा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के कुलाधिपति अनिल काकोडकर, होमी
बाबा होमी इंटरनेशनल, ठीक है ना, एटॉमिक रिसर्च सेंटर है होमी जागीर बाबा। इसके कुलाधिपति कौन है? अनिल काकोडकर। 21 अगस्त को नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में आयोजन को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। आयोजन की स्थापना कहाँ हुई है, मतलब शुरुआत कहाँ हुई है? होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में हुई है, इसकी ओपनिंग हुई है। 300 स्टूडेंट है, 164 टीचर है, ठीक है ना, और 140 टीचर है, 300 स्टूडेंट, 140 टीचर, और होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में इसका उद्घाटन हुआ है। और नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर में इसका समापन हो जाएगा। 21 अगस्त तक चलेगा। ये कितनी तारीख तक चलेगा? 21 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खगोल भौतिकी ओलंपियाड इंटरनेशनल है, और ये भारत में हुआ है, और ये कहाँ हुआ है? इंडिया के मुंबई में हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। 1999 में इसकी घोषणा होती है, 2000 में इसको मनाया जाता है, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। 2025 का थीम क्या है? स्थायी विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य। स्थायी विकास लक्ष्यों क्या है थीम? स्थायी विकास लक्ष्यों और उसके आगे के युवा कार्यक्रम है, ठीक है ना, ये इसकी थीम है। स्थायी विकास के लक्ष्यों क्या है? स्थायी विकास के लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य। ये सतत विकास लक्ष्यों में योगदान करते हुए अपने समुदायों सार्थक कार्रवाई करने की युवाओं को शक्ति पर प्रकाश डालता है। युवाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रियों ने विश्व, अब इसकी ये कैसे आया था? क्या जो युवा महोत्सव कैसे मनाया गया? 8 से 12 अगस्त 1998 में पुर्तगाल के लिस्बन में अपने पहले सत्र में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया, ठीक है ना, करने का प्रस्ताव अपना है। बाद में 17 दिसंबर 1912 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव को अपनाए जाने के साथ इस सिफारिश का क्या किया गया? समर्थन किया गया, और 12 अगस्त 1999 में इसकी घोषणा होती है। 12 अगस्त 2000 को पहली बार मनाया गया, और 2025 को मनाया गया है। अब 12 अगस्त को आज ही के दिन और इस मनाया जाएगा, मतलब पूरे इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। 2025 की थीम क्या है? स्थायी विकास लक्ष्य और उसमें आगे के लिए स्थानीय युवाओं का कार्य, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, आप हमें ये सपोर्ट चाहिए और बाकी कुछ नहीं मांगते। आप हमें लाइक, शेयर और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद आप सभी को। राम राम, गुड मॉर्निंग, और आपका दिन मंगलमय हो।